हमारी पार्टी की ओर से हमारी नेता जी ने मुझे चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज़ादी के समय से पहले रेल का बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है। विलियम ऑकवर्थ के नाम से एक शख्स को अंग्रेजों ने एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, रेलवे कमेटी का, और विलियम ऑकवर्थ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको ऑकवर्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उस रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा गया कि सेपरेशन कन्वेंशन 1924 के तहत रेलवे का अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। आज 7 मार्च 2013 हो गई, लगभग 90 वर्ष बीत गए, आज भी हम उसी प्रथा पर चले आ रहे हैं। एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि क्या 90 वर्षों के बाद भी हमें अंग्रेजों की दी हुई प्रथा पर चलना है? मैं मानता हूं कि रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये खाद्य सुरक्षा से महत्वपूर्ण है? क्या ये कृषि से महत्वपूर्ण है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण है? लालू जी, रेलवे पे, सुगातो जी, रेलवे मैं भी मानता हूं रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य इन सबसे महत्वपूर्ण है? इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं कि क्या इसका अब भी रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बुद्धिजीवियों के सामने मैं इस प्रश्न को रखता हूं। शायद उनके पास कोई उत्तर हो। और मैं अपने चर्चा को प्रारंभ करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि सर्विस सेक्टर्स में अगर सबसे बड़ा सेक्टर कोई है तो शायद रेलवे है, जहाँ पर 14 लाख लोग काम करते हैं, जहाँ प्रतिदिन 2 करोड़ लोग रेल के माध्यम से देश के कोने से दूसरे कोने पर पहुँचते हैं। और जब हम किसी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो कुछ मापदंडों को लेकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए, और रेलवे बजट का मूल्यांकन करने के लिए मैं 5 मापदंडों पर बात करूंगा। सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवन क्षमता, सर्विस चार्जेस, सेफ्टी, क्वालिटी, स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी। उपाध्यक्ष महोदय, इन 5 मापदंडों को अपने वक्तव्य का बुनियाद बनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सर्विस चार्जेस पर बात करूँगा। रेल मंत्री जी ने अपने पहले जो इनके रेल मंत्री रहे, चाहे लालू जी रहे हो, जिस तरह से लालू जी इंद्रजाल बुना करते थे, आंकड़ों का हेरफेर किया करते थे, शायद वो 2004 से प्रथा चली आई, वही हेरफेर आज तक पवन बंसल जी करते चले आ रहे हैं। पवन जी ने कह दिया कि मैंने रेल किराया नहीं बढ़ाया है। सच्चाई ये है, शायद 15 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ये मंत्रालय आया होगा, और जैसे ही मंत्रालय आया इन्होंने बजट का इंतजार भी नहीं किया और 21% रेल किराया बढ़ा दिया, तो इनकी सरकार ने बढ़ा दिया है, जो आम आदमी की कमर तोड़ देती है। और शायद बजट में कहते हुए थोड़ी सी भी उनको झिझक नहीं हुई कि 21% किराया बढ़ा दिया गया है। ये तो प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ाया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर जो बढ़ाया वो फ्रेट चार्जेस है। माल भाड़ा 5.8% बढ़ाया है, 5.8%, और उसके बाद कहा कि इसका कोई प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। आखिर फ्रेट चार्जेस का प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर आप कुल मिलाकर देखें, चाहे खाद हो, यूरिया हो, ये ट्रेन से आएगा तो किसानों पर उसका बोझ पड़ेगा, और बाद में जाकर आम आदमी पर भी उसका बोझ पड़ने वाला है। खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो उसमें जब माल भाड़ा बढ़ता है तो उसका बोझ भी आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। मैं सीमेंट की और स्टील की बात करूं, एक तरफ से आपकी सरकार कहती है कि घर बनाइए, दूसरी तरफ से आप माल भाड़ा बढ़ा देते हैं और दूसरी ओर से उनकी जेब से वही पैसा निकाल लेते हैं। आपने कोल की बात कही, बिजली के दाम आपकी दिल्ली की सरकार ने जैसे बढ़ाए हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद और बढ़ेंगे। और जब आपका मन यहीं पर नहीं भरा तो आपने और कह दिया कि हम टैरिफ बोर्ड का गठन करेंगे।
कि आपने वही बात कर दी जो पीसी चिदम्बरम जी करते हैं। वो किसी पीसी सरकार से कम नहीं, जादूगर से कम नहीं, बाजीगर से कम नहीं। आप लोग आंकड़ों से खेल तो इंद्रजाल बिछाते हो ताकि आम आदमी को समझ ना आए कि रेट बढ़ते कहां से। आज पेट्रोल की कंपनीज हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम है, हर दूसरे महीने दाम बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों में 24 बार दाम बढ़ गए। लेकिन आप कहते हैं हमारी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया, ये तो पेट्रोल कंपनीज ने बढ़ा लिया। बैंक की ब्याज दरें बढ़ती हैं, वित्त मंत्री जी कह देते मैंने नहीं बढ़ाया, आरबीआई ने बढ़ाया है। अगले 1 वर्ष में कई बार दाम बढ़ेंगे और रेल मंत्री जी कहेंगे मैंने नहीं बढ़ाया, ये तो टैरिफ बोर्ड ने बढ़ा दिया है। आप भली भांति जानते हैं कि आम आदमी की जेब से पैसा कैसे निकालना। आप वोट लेना भी जानते, उनका पैसा निकालना भी जानते, और आम आदमी की कमर तोड़नी भी जानती है। तो आपकी सरकार जानती कैसे तोड़नी है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। 21% किराया बढ़ाने के बाद, 5.5% से ज्यादा माल भाड़ा बढ़ाने के बाद, और उसके बाद जब बची कसी कसर रह गई थी, तो जो शुरुआत लालू जी ने की थी वही बंसल जी आपने भी नहीं रोकी। चाहे सप्लीमेंट्री चार्जेस थे सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, चाहे रिजर्वेशन फीस थी, कैंसिलेशन चार्जेस थे, क्लरिकल चार्जेस हैं, और उसके अलावा तत्काल चार्जेस में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके आंकड़े कहते हैं, जो आपने भाषण में कहा है कि पैसेंजर फेयर्स अर्निंग टारगेट इज 42,210 करोड़ इन द ईयर 2013 एंड 14, अ इंक्रीज ऑफ 30%। 30% इनकी आमदन रेल यात्री किराए से बढ़ेगी, लेकिन ट्रैफिक केवल 5.6% बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो किराया भी आपकी आमदन बढ़ेगी। जो आप सीधा नहीं कहा, आपने इसे किताबों में लिखकर भेज दिया, सीधे तौर पर आपने नहीं कहा। सीधे तौर पर आपने 21% दाम एक बढ़ाए, 5.5% माल भाड़े के बढ़ाए, और बाकी तत्काल चार्जेस और बाकी में बढ़ाए। आपने दुनिया भर में कहीं सुना है कि तत्काल के नाम पर एक दिन पहले टिकट मिले तो मैं मानूं, आप 70% टिकटें केवल खिड़की पर देते हैं और 30% टिकटों का कोटा रोक लेते हैं, और 6 महीने पहले तत्काल टिकट बेच देते हैं। 6 महीने पहले तत्काल टिकट। अगर आपको दिल्ली से मान लीजिए लुधियाना तक जाना है, और उस ट्रेन को अगर वो बंबई से पठानकोट जा रही है, तो आपको मुंबई से पठानकोट तक का किराया देना पड़ेगा और तत्काल के चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। यह शरेआम लूट है आम आदमी के साथ। क्या उसके हिस्से की टिकटें उसको नहीं मिलनी चाहिए? 30% टिकटें आप तत्काल में रोक कर रखते हैं और फिर कहते हैं हमने दाम नहीं बढ़ाए। यह इंद्रजाल नहीं तो और क्या है, यह आप लोगों की बाजीगरी है। और जहां तक फ्रेट एडजस्टमेंट कंपोनेंट की आपने बात कही, आप खुद ही कहते हैं कि साल में 2-3 बार किराया भाड़ा बढ़ जाया करेगा। अगर ये सब होना है तो आम आदमी अंदाजा लगा सकता है कि यह सरकार आम आदमी के नाम पर वोट मांगती है और अगले और पिछले दोनों दरवाजे से उसको लूटती भी है। कोई कारण नहीं, उसी माल भाड़े से ग्रेन्स, पल्सेस, ग्राउंडनट ऑयल, यूरिया, सब कुछ उसी से जाता है, उसका असर पड़ेगा। और यहां तक कि क्या रेलवे की माली हालत खराब है? ऑपरेटिंग रेशो की सर आपने बात कही। ऑपरेटिंग रेशो एनडीए के समय 91% थी, और अब क्या है? पिछले 4-5 वर्षों में 2009-2010 में 95.3%, 2010-11 में 94.6%, 2011-12 में 94.9%, लगभग 95% के लगभग ऑपरेटिंग रेशो है। यह हालात कैसे हुई? लालू जी तो अपने शुरू के भाषण में कहा करते थे ये रेल नहीं, एक जर्सी गाय है जिसका आज तक दूध नहीं निकाला गया। फिर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहा मैंने बहुत दूध निकाल लिया है। क्या ये सच्चाई है? उसके बाद ममता जी आई तो उन्होंने कह दिया कि इनके आंकड़े फर्जी थे, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। उन्होंने नई दिशा पकड़ ली। पिछले 5 वर्षों में इस देश ने 4 नए रेल मंत्री देखे, 5 ही देखे, इनफैक्ट बीच में सीपी जोशी जी भी। अब ये भी ला रहा है व्हाइट पेपर। अगर ये हालत देश की है और जो रेलवेज की है तो मैं आपके सामने रख ही रहा हूं। जब इनसे प्रश्न में पूछा गया कि आप बाकी दुनिया के सिस्टम्स को स्टडी करते हो, क्योंकि मैंने एक इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल पढ़ा था
कि 1931 में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जर्मन रेलवेज की हालत खराब हुई उसकी वजह से उन्होंने भारी लॉस है $120 मिलियन का। लेकिन आज उनकी ये हालत है कि लगभग 2 बिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष उनके माध्यम से सफर करते हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उन्होंने दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पैसा लगाया है। क्या आपकी सरकार के नाम पर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसा खर्च किया है कि आज से 20 वर्षों के बाद हम कह सकें कि हमारी रेलवे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? लेकिन आपसे जब प्रश्न पूछा गया तो आपने उत्तर में कहा द इंफॉर्मेशन ऑन ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ रेलवे सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज इज नीदर कंपाइल्ड नॉर मेंटेन्ड इन दिस मिनिस्ट्री। आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमारे देश की रेल की हालत है। और जहां तक पूरी व्यवस्था की बात की जाए, आज हालत यह है कि मैंने कहा था मैं कुछ विषयों पर रखूंगा। ये मैंने पहले तो अभी केवल पैसेंजर के जो किराए भाड़ा है उससे बातचीत की है, सर्विस चार्जेस की। सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो आंकड़े आपके सामने आएंगे आप भी सुनकर परेशान होंगे। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और सब लोगों ने बड़ी मेज थपथपाई, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ रेल एक्सीडेंट्स even though the volume of passengers and freight traffic increased manifold. The number of consequential train accidents per million train kilometers has decreased from 0.41 in 2003-04 to 0.13 at the end of 2011-12. मुझे कई बार सुन के हैरानी होती है, दुख भी होता है। जब मंत्री जी की ओर देखता हूं तो लगता नहीं कि शायद इनमें मानवता नहीं होगी। एक देश का रेल मंत्री आंकड़ों में कहता है कि दुर्घटनाएं 0.41 होती थी, अब 0.13 होनी रह गई। क्या एक आम आदमी के जीवन की कीमत आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती है? क्या ये आंकड़ों का हेर फेर नहीं, फिर इंद्रजाल आपने बिछाया है? पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन के किलोमीटर जोड़कर आपने आंकड़े फज करके उसको नीचे ले आए। अगर ये सच्चाई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कड़वा सच ये भी है कि आपने ये जो आंकड़ों में हेरफेर किया उसके बावजूद कुछ आंकड़े मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर में जो दिए थे वो इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जिसके सबसे ज्यादा मौतें उसके कारण होती है। 2011-12 में उपाध्यक्ष महोदय 14,611 लोगों की जानें गई और 2012-13 के पहले 6 महीने में केवल सितंबर तक 15,934 लोगों की जानें गई, जो लगभग 1,300 जानें ज्यादा गवाई मात्र 6 महीनों में एक साल की तुलना में। क्या आपके पास इस बात का उत्तर है? कोई तर्क है? आप घुमा फिराकर केवल अपने लिए तालियां बजवाना चाहते हैं, मेज थपथपाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जाती है उनके बारे में आप कोई सोच नहीं है आपकी। वैसे हम आपसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते, इसलिए किसी ने 2 शब्द कहे, 2 लाइनें कहीं मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तुम और वफा करोगे ये मैं मानता नहीं, उसको फरेब दो जो तुम्हें जानता नहीं। ये देश आपको जान चुका है। लालू जी के समय से लेकर अब तक जो 9 वर्षों में आपकी सरकारों ने किया है वो केवल आम आदमी को ठगा है, आंकड़ों का हेरफेर किया है और रेलवे को घाटे की ओर ले जाते चले जा रहे हैं। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, आपने 2 कमेटीज बनाई, सैम पिट्रोडा की और अनिल काकोडकर की। कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई की जो सबअर्बन रेलवे लाइन है उसके आसपास लगभग 6,000 लोगों की मौतें होती हैं और वो भी अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स के कारण होती।